हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम की। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिया, ठीक है, जिससे ये पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, या फिर एटम में जो सेंटर में न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। इन सारी चीज़ों के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम की। इस न्यूक्लियर मॉडल को रदरफोर्ड ने ही दिया था। ठीक है, आफ्टर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया रदरफोर्ड ने, इन्होंने क्या बताया कि जो भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम। मतलब किसी भी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है, न्यूक्लियस, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। कहने का मतलब किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट है उसे बोला गया पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है वो, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। कहने का मतलब किसी भी एटम के जो मास होते हैं, ठीक है, किसी भी एटम के जो मास होते हैं, सभी मास जो होते हैं किसी भी एटम के, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने कही। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। दूसरे स्टेटमेंट्स में इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। किस पाथ में मूव करते हैं, इन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया अपने न्यूक्लियर मॉडल में कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है एज कम्पेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। मतलब एटम के साइज के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया रदरफोर्ड ने, इन्होंने क्या बताया कि सेंटर में जो पॉजिटिवली स्फीयर है उसे न्यूक्लियस नाम दे दिया गया कि दिस इज न्यूक्लियस। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ इस तरीके से। इन सब में क्या होते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रिवॉल्व करते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ जो बने हुए हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस मॉडल को क्या बोला गया, न्यूक्लियर मॉडल बोला गया। ठीक है, इसको रदरफोर्ड ने प्रपोज किया। लेकिन कुछ इस मॉडल के प्रपोज होने के बाद कुछ और भी चीज़ें जब एनालाइज हुई, ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए और भी साइंटिस्ट जब सामने आए तो उन्होंने इस पे वर्क किया और उन्होंने ये बताया कि इस मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो इस रदरफोर्ड मॉडल जो था एटम का, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स क्या क्या थे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, और दूसरा लिमिटेशन ये था कि इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जो रदरफोर्ड मॉडल था वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में नहीं बता पाया। दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। बस रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या है, सेल्स हैं सर्कुलर पाथ में,
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इतनी बात इन्होंने बताई, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये बात नहीं बताई कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है, किस तरीके का होगा, इस चीज़ को रदरफोर्ड नहीं बताया। एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल could not explain how the moving electrons could remain in its orbit। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं, कुड रिमेन इन इट्स ऑर्बिट, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट थे बोर्स साइंटिस्ट, तो बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। मतलब बोर ने सबसे पहला काम क्या किया कि रदरफोर्ड के मॉडल को अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में समझा कि रदरफोर्ड किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या कंक्लूजन्स दिया। तो काफ़ी हद तक रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर दिया था, ठीक है। कहने का मतलब कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने एटम के स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक असाइन कर दिया था, ठीक है। तो नील बोर्स ने क्या किया, उनको काफ़ी आसान हो गया नील बोर्स, ठीक है। नील बोर्स ने क्या कहा कि एक तरीके से अगर हम देखें बोर मॉडल को पढ़ने से पहले, तो जैसा कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल का, उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के बारे में एटम्स के नहीं बता पाया। उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, एनर्जी क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा, और धीरे धीरे जब इसकी एनर्जी लूज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाके गिरेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस से होते हुए सर्कुलर पाथ जो बन रहा है उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जब इस अपनी एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में, इस सर्कुलर पाथ में, तो एनर्जी अपनी लूज करेगा। तो इसकी जब एनर्जी लूज होगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके गिरेगा, न्यूक्लियस में। और अगर न्यूक्लियस में जाके गिर रहा है तो एटम क्या है, अनस्टेबल है। इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है एटम, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये चीज़, ठीक है। लेकिन ये बात पता थी, थॉमसन मॉडल में ही पता चल गया था कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, स्टेबल होते हैं एटम। लेकिन ये इनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे बोर्स ने क्या बताया, नील बोर्स पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पास्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। ये सामने आते हैं और इन्होंने कुछ अपने पास्टुलेट्स को बताया, ठीक है। कहने का मतलब इन्होंने जो पास्टुलेट्स दिया बोर ने, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझकर और उनके बताई हुई चीज़ों को समझकर उसके बाद उनमें जो कमियां थी उसको देखकर तब इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया बोर ने। और इन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड जो होते हैं बहुत सारे ऐसे मतलब ऑर्बिट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जो पाथ है वो एक तरीके का सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ठीक है। कहने का मतलब ये ऑर्बिट्स जो है न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, अलग अलग है, सेपरेटली है, ठीक है। और वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस के टच में नहीं है, वो सेपरेटली है, ठीक है। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इन्हें कहा जाता है। और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेडिएट नहीं करते एनर्जी को, ठीक है। एंड दीज ऑर्बिट्स आर सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। और इन्हें क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपका डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस से टच में नहीं है, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को क्या कहा गया, एनर्जी लेवल्स कहा गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये डायग्राम,
जिसमें ये बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था एटम का। देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज न्यूक्लियस। अब इसके ये वाला जो पहला सेल बन रहा है इसे क्या बोला गया, के सेल बोला गया। इस दूसरे सेल को क्या बोला गया, एल सेल। और इस तीसरे सेल को क्या बोला गया, एम सेल। और ये जो फोर्थ सेल है, इस फोर्थ सेल को एन सेल कहा गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, के सेल के लिए सेल नंबर क्या है, 1 है, एन की वैल्यू 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3 और एन के लिए एन की वैल्यू 4 होगी। ठीक है। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें ये बताया गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बोर मॉडल के बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, जो ये भी पता चला कि न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की गई उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 1932 में जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैज़ नो चार्ज, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स था एटम का। ठीक है। और ये इसके पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। ठीक है। एंड अ मास नियरली, इसका जो मास था वो इक्वल ऑफ द प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल था। ठीक है। लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स, इसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब सभी एटम्स के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। जैसे कि आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है। मास भी 1 होता है। तो इसका जब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 1 - 1 करना पड़ता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 1 - 1 = 0 होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है। बाकी अदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, या कभी कभी प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में 0n1 लिखा जाता है। नीचे क्या लिखा जाता है, 0। ठीक है। सब्सक्रिप्ट 0 होगा और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 0n1 लिखा जाता है प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में। अब मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का अगर हमें मास निकालना है तो हमें क्या करते हैं, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो मास ऑफ एटम पता चल जाएगा। जैसे एक एटम है, मान लो x, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। ठीक है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है। तो इसका मास कितना होगा, 11 + 12 कितना होगा, 23 होगा। मास कितना होगा इसका, 23 होगा। तो किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मास ऑफ एटम पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।